Good afternoon, FI Becom students. Good afternoon, ma'am. Shall we start? Yes, ma'am. EVS student. Yes, ma'am. EVS lecture. Good afternoon. Yesterday our first unit was over. First module was over. Okay. So today I am going to start the second unit. Okay. जो मैंने अभी आपको अटेंडेंस शीट भेजी थी एफसी का, तो वो आपने फिलअप किया क्या? हुआ क्या? नहीं मैम, करता हूँ एकदम। नहीं नहीं, मैंने पूछा कि बाकी ने जो किया है कि वही सीट है ना, सबका भरा हुआ वही सीट है ना, मैं वही पूछ रही हूँ। सबने Yes, भरा ma'am, क्या? वही है। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे मेरे मोबाइल में जरा थोड़ा सा ब्लर दिख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कोई ब्लाइंड शीट तो नहीं आ गई, इसकी वजह से मैंने जस्ट कंफर्म किया। ठीक है, अभी स्टार्ट करें सेकेंड यूनिट नंबर, मॉड्यूल ma'am. नंबर 2। ओके, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? नाम क्या दिखाई दे रहे हैं? पढ़िए जरा, पढ़िए जरा। Resources of Unit EVS. 2 Resources EVS Resources. Chemistry 1. ओके, रिसोर्सेज, जो नाम है वो रिसोर्सेज है। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, अभी हम देखने वाले हैं डेफिनेशन एंड मीनिंग। ओके, जस्ट okay. Ever since the earth was inhabited, humans and other forms of the life have been completely depend on the things and freely available in the nature for survival of living things. Okay, कि जब हम मानव वंश जाति का बात करते हैं, मानव वंश की बात करते हैं या इंसान की बात करते हैं, तो वर्षों से, सालों से वो जो ह्यूमन बींग्स है, जो इंसान है, अपने सर्वाइवल के लिए किस पे डिपेंड है? दूसरों पे डिपेंड है ना, थिंग्स पे डिपेंड है, कि नेचर में जो इजीली अवेलेबल है उस पे डिपेंड है। एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, ma'am. ओके, Yes. these things include, for example, these things include water, sea water, land, soil, rocks, forest और vegetation, animals, fossil fuels and minerals। तो उसमें कौन सी चीज़ों का समावेश होता है, कौन सी चीज़ें आती है कि जिसपे इंसान बहुत ही डिपेंडेंट है? तो कौन सा आता है? वाटर आता है, लैंड आता है, सॉइल आता है, रॉक्स आता है, फॉरेस्ट, फिर एनिमल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में जो जलाने के लिए या हम बोलते हैं ना कोलसे का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम हाँ फॉसिल मैम, फ्यूल्स कोयला बोलते होता हैं, है वो। कोयला। ओके। हाँ। तो मिनरल्स, तो ये मिनरल्स रॉक से हम सब पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लैंड किस प्रकार का होता है, सॉइल किस टाइप का होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ओके, अभी हम उसको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। दे आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर द सोर्सेज ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा लाइफ कैसा बन जाता है? इजी बन जाता है। कैसा बन जाता है? इजी बन जाता है। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ हमारे पास, ये फॉरेस्ट नहीं होता, पानी नहीं होता, तो डू यू थिंक दैट द ह्यूमन बीइंग्स will be available or is that comfortable life for human being on the earth? होता क्या? नहीं होता। कंफर्टेबल नहीं होता। ओके, नहीं द होता। अबव मेंशन्ड रिसोर्सेज आर नेचुरल एंड दे ओनली एग्जिस्ट इन द नेचर। कि वो नेचुरल रिसोर्सेज क्यों बताया गया है? क्योंकि वो हमको नेचर में से ही मिलता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर इंटरकनेक्टेड इन सम और अदर वे। कि ये सब जो हम बोलते हैं ना कि ये जो रिसोर्सेज है, तो ये सभी रिसोर्सेज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड। आगे देखिए। For example, if the water is eradicated from an area, the soil, vegetation, animals, and even in the air, that particular area will be affected in the negative way। अगर ऐसे आप यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि एक कोई एरिया में से पानी कम कर दिया जाए या पानी निकाल दिया जाए, तो उसकी इम्पैक्ट कैसी होगी? सॉइल पे कैसी दिखाई देगी? जमीन सूखा हो Negative। जाएगा, नेगेटिव दिखाई देगा। जमीन सूखा हो जाएगा तो वेजिटेशन नहीं होगा, वेजिटेशन नहीं होगा तो सभी जो एनिमल्स होते हैं, जो हम बोलते हैं हर्बीवर्स एनिमल्स है, तो वो सब उनके प्रॉब्लम हो जाएंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा।
और जो हवा होती है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी दापोली में झाड़ियाँ ज़्यादा, झाड़ियाँ है, जो पेड़ है उसका पेड़ ज़्यादा है, ओपन एरिया है, ओके। तो इसकी वजह से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है कैसा है, काम है, कूल है, तो जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है। तो पूरा फिर मैंने जैसे बोला था कि एक जगह कहीं पे रॉन्ग हो जाए तो उसकी इम्पैक्ट लाइफ के सभी सोर्सेज पे या उसके रिलेटेड जो फैक्टर्स है उस पर दिखाई देती है। डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? Yes, ma'am. डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, अभी आगे Yes, देखते हैं। ma'am. द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कंज्यूम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे सॉइल वाटर, लैंड, रॉक्स, ओके, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल देखिए आगे, ह्यूमन बींग्स आर डायरेक्टली डिपेंडेड ऑन द फॉरेस्ट फॉर द फूड, बायोमास, हेल्थ, रिक्रिएशन एंड इंक्रीज द कंफर्ट ऑफ लिविंग बींग्स, ओके। तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, इंसान जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए ये नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, वो भी डायरेक्टली इस्तेमाल करता है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल पेड़ और पौधे होते हैं तो उसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, फूड के लिए किया जाता है, बायोमास के लिए किया जाता है, फिर हेल्थ के लिए, फॉर एग्जांपल छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसकी औषधियाँ बनाई जाती है। एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. अगर अपनी लाइफ को, मैंने ऐसा बोला ना, ये सभी जो चीज़ें वो इस्तेमाल करता है तो अपनी लाइफ को क्या बनाने के लिए, कंफर्ट जोन में जीने के लिए, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए ये सब कुछ ये वो करता है। ओके, सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, Yes, ma'am. आगे देखते हैं। इनडायरेक्टली द फॉरेस्ट एक्ट एज, जस्ट अ मिनट, forests act as a climate control, cycling, storm protection, food control, ओके। तो इनडायरेक्टली ये जो फॉरेस्ट होते हैं उनका काम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई स्टॉर्म अफेक्शन, स्टॉर्म प्रोटेक्शन, कि फॉर एग्जांपल कोई निसर्ग या फॉर एग्जांपल नेचुरल कैलेमिटीज आने वाली है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको उससे प्रोटेक्शन करने के लिए ये पेड़ जरूरी है। दूसरा होता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कि जैसे ऑक्सीजन हमको देता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है। दूसरा, ओके, क्लाइमेट को कंट्रोल करने की कोशिश वो करता है। तो ये सब कुछ फॉरेस्ट, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो इनडायरेक्टली वही कहीं ना कहीं वो काम करते हैं। The natural resources refer to the things that exist freely in the nature for the use of human beings and do not require any action of human beings to generate or to produce. Okay, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज क्यों होते हैं, उसका किस लिए इस्तेमाल होता है कि नेचर में जो हम नेचर का हम जो इंसान इस्तेमाल करते हैं कि उसको और कोई क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचर में ही आएंगे और नेचर में एग्जिट हो जाएंगे। तो उसकी वजह से इंसान को कुछ और नेचुरली या कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. अभी हम आगे का स्लाइड देखते हैं। देखिए, अभी ये डेफिनेशन है, अब तक आपने पढ़ा ये इंट्रोडक्शन था, अभी ये डेफिनेशन है। अ नेचुरल रिसोर्सेज में बी डिफाइंड एज एनी मटेरियल गिवन टू अस बाय नेचर which can be transformed in the way that it becomes more valuable and useful। तो नेचुरल रिसोर्सेज का हमको जो दिया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमको दिया जाता है उसको अच्छी तरह से सही ढंग से उसका इस्तेमाल करें, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी ह्यूमंस की। ह्यूमंस की जिम्मेदारी। लेकिन हम सब ये सब करते हैं क्या? ये सब करते नहीं। हैं? नहीं, हम नहीं। अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए नेचुरल रिसोर्स को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। ओके, अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड। आप देखिए और ये पॉइंट्स आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो दो में बटे हुए हैं, बहुत सारे डिवाइडेशन हैं, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो ये इसमें बटे हुए हैं। आपको दिखाई देता है यहाँ पे? पढ़ाई देता है? पढ़ाई देता है? दिखाई देता है ठीक तरह से?
यस मैम दिखाई दे रहे। क्या लिखा है वहाँ पे, पढ़िए जरा, क्या दिखाई दे रहा है? स्क्रीन में दिखती है। ओके, से दिख नहीं रहा है। रिन्यूएबल। हाँ थोड़ा सा ब्लर है। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, फिर रिन्यूएबल है वो दो साइज में बटा है, फिर वो दो साइज में बटा है, और नॉन रिन्यूएबल है वो रिसाइकेबल एंड नॉन रिसाइकेबल। रिसाइकेबल मीन्स जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो, और नॉन रिसाइकेबल मीन्स जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, जो रिन्यूएबल है तो कंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूअस ऑफ फ्लो मीन्स उसका क्या दिया है, विंड एंड वाटर। ओके, एंड दूसरा है बायोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकल में भी यहाँ पे दिया गया है नेचुरल, तो नेचुरल में दिया गया है वेजिटेशन और फॉरेस्ट, और दूसरा है वाइल्ड लाइफ। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज इस तरह बटे हुए हैं। डू अंडरस्टैंड? यस मैम। जैसे जैसे ये आपको पीपीटी आपके मोबाइल पे मिलेगा, आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा। ओके, सो मैंने नेचुरल रिसोर्स के जो टाइप्स हैं, इमेजेस है, वो ज़्यादा डाले के शायद आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। ओके, ये तो पूरा ब्लर ही दिख रहा है, तो आप जब देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ओके, नेचर, ह्यूमन, और उसके यहाँ पे टाइप्स दिए गए हैं। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। ये देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन देयर chemical nature. Natural resources based on their chemical nature. For example, inorganic, तो उसमें आता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जो नेचुरल रिसोर्सेज है तो वो आता है केमिकल के हिसाब से, जिसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ओके, तो इनऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक रिन्यूएबल रिसोर्सेज केम फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, कि नॉन लिविंग थिंग्स होता है उसमें से इनऑर्गेनिक रिन्यूएबल रिसोर्सेज बनता है, सच एज water, sun and wind. Okay, the non-renewable resources cannot be easily replaced once they are destroyed. कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो मैंने अभी बोला कि उसको वापस नहीं किया जा सकता इस्तेमाल, तो अगर ये एक बार ब्रेक डाउन हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया तो उसका वापस से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। द एग्जाम्पल्स of these resources include fossil fuels such as coal, petroleum, oil and natural gases। अब ये समझ में आ रहा है पॉइंट कि इनऑर्गेनिक रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा है, समझ में आ रहा है कहाँ से मिलता है? यस मैम। हाँ, तो फॉसिल फ्यूल से जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस, उसको ये खराब हो गया तो उसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? दोबारा नहीं कर हम सकते। नहीं कर सकते। ओके, ये ठीक धीरे धीरे जरा आपको समझ में आ रहा है ना, मैं बहुत फास्ट नहीं जा रही हूँ, समझ में आया नहीं ना? मैम आ रहा है समझ। यस समझ में मैम। आ रहा है ना सबको? आ रहा है। हाँ, ओके, आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। तो ऑर्गेनिक, जैसे मैंने बोला, नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द केमिकल ग्रुप, तो उसमें दो ग्रुप हुए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। आपके पास नोट होगा तो वहाँ पे पॉइंट लिख के रखिए तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। ऑर्गेनिक, अभी ऑर्गेनिक फूड क्या है या ऑर्गेनिक रिसोर्सेज क्या है? ऑर्गेनिक फूड्स आर द क्रॉप्स दैट वर प्रोड्यूस्ड विदाउट यूजिंग सिंथेटिक पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड कंपोनेंट्स। की जो अभी का जो क्रॉप आपके, हम जो खाना खाते हैं, तो आपको शायद ये अंदाज आपको पता ही होगा कि सभी सिंथेटिक फूड आता है। सिंथेटिक फूड आता है ना हमारी थाली में जब भी हम खाना खाते हैं। यस और नो? हेलो? यस। तभी अभी का जो हम जो खाना खाते हैं सिंथेटिक, कहीं ना कहीं केमिकल मिक्स हुआ है कि नहीं? पेस्टिसाइड हाँ। यूज किया है यस कि मैम। नहीं? फर्टिलाइजर्स यूज किया है कि नहीं? और कोई भी क्रॉप हो, यस मैम। तो अभी का जो रिसेंट टाइम में क्रॉप कौन सा भी हो, तो पेस्टिसाइड वहाँ पे यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है, जिसकी वजह से हमें सिंथेटिक खाना मिलता है। लेकिन ऑर्गेनिक फूड कौन सा है, जहाँ पे ये चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती, कि जहाँ पे सिंथेटिक फूड नहीं मिलता है, जो ओरिजिनल होता है वही आपको मिलता है। दे ऑल्सो इंक्लूड द एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज चीज, मिल्क, मीट और हनी that were also produced free of the growth hormones।
एंड एंटीबायोटिक्स। ओके, तो ये जो सब चीज़ें मिला ना हमको, जो मिल्क प्रोडक्ट होती है, एनिमल प्रोडक्ट्स होती है, फॉर एग्जांपल एनिमल प्रोडक्ट्स होती है, तो एनिमल फॉर एग्जांपल गाय हमको दूध देती है, तो उसमें से क्या हम बना सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें बनती है उसमें से। तो जो एनिमल प्रोडक्ट होता है कि फॉर एग्जांपल हनी, मीट और ये चीज़ मिल्क वगैरह, तो उसका जो हमको जो मिलता है, वो जो सब चीज़ें मिलते हैं, तो उनका जो हॉर्मोन्स होता है, उनके हॉर्मोन्स ने जो रेडी किया है, उससे ये सब चीज़ें हमको मिलते हैं, जिसे हम एंटीबायोटिक के तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स, माइक्रोब्स, इंक्लूडिंग देयर प्रोडक्ट्स सच एज fossil fuels like coal, oil and natural gases। ओके, तो प्लांट, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, फॉरेस्ट एरिया होता है, एनिमल्स होते हैं छोटे, उसमें पर्टिकुलर एनिमल्स का नाम नहीं दिया है, और माइक्रोब्स होते हैं, तो दे आर ऑल्सो इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट्स सच एज फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। समझ में आया? समझ में आया यस मैम। यस मैम, कि नहीं आया समझ में? आ गया मैम। यस मैम, ओके, आगे का देखते हैं। आया मैम। नेक्स्ट पॉइंट, ओके। और तीसरा टाइप है ऑर्गेनिक फूड। पहला है इनऑर्गेनिक, दूसरा है ऑर्गेनिक, और तीसरा है मिक्स रिसोर्सेज। तो मिक्स रिसोर्सेज कौन सा है? यहाँ पे देखिए, दिस नेचुरल रिसोर्सेज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक रिसोर्सेज, जो दोनों का बना हुआ है उसको हम बोलते हैं मिक्स रिसोर्सेज। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मिक्स रिसोर्सेज इज सॉइल एंड मेड अप ऑफ द इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। The soil which result from weathering rocks and organic resources that human from plants and animal made by microbial activity। ओके, तो मिक्स रिसोर्सेज किसको बोलते हैं कि जहाँ पे दोनों का इस्तेमाल किया गया है। कि कौन से दो रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, अंडरस्टैंड और नॉट? यस मैम। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मिट्टी का उदाहरण दिया गया है कि सॉइल विच रिजल्ट फ्रॉम विदरिंग रॉक्स एंड ऑर्गेनिक रिसोर्सेज दैट ह्यूमन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल मेड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी। कि जो जमीन में जो पौधे वगैरह उगते हैं, तो जमीन में फॉर एग्जांपल रॉक्स भी होते हैं। ओके, और नेचर ऑर्गेनिक रिसोर्सेज अभी कौन से बोले मैंने? ऑर्गेनिक रिसोर्सेज कौन से बोले? जैसे क्रॉप्स वगैरह होता है वो, तो उसका इस्तेमाल किसके लिए, ह्यूमन किसके लिए इस्तेमाल करता है? माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए करता है। कि जैसे पौधे होते हैं तो उसका औषधि के लिए, या फॉर एग्जाम्पल औषधियाँ बनाई जाती हैं, या फिर उसका और तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स है तो उसका मीट खाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से उसका इस्तेमाल होता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये अलग क्वेश्चन है, एक जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया। समझा? समझा? डू अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन खत्म हो गया। तो टाइप्स यस थे, मैम। नेचुरल रिसोर्सेज के जो टाइप्स थे, 3 टाइप्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड मिक्स रिसोर्सेज, वो क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी न्यू क्वेश्चन है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड बायोमास एनर्जी सच एज ethanol, hydropower, geothermal power, wind energy and solar energy। शायद आपने ये सोलर एनर्जी के बारे में सुना होगा, सोलर एनर्जी। यस मैम, सुना है। हाँ, और बायोमास refers to the organic material from the plants and animals। This includes wood, sewage and ethanol which comes from the corn and other plants। Okay, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसमें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो उसके यहाँ पे 5 टाइप्स दिए हैं। तो ये देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन से 5 टाइप्स दिए गए हैं। तो पहला होता है बायोमास एनर्जी, दूसरा होता है रिन्यूएबल मीन्स उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो, हाइड्रो पावर, देन जियोथर्मल, देन विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। ओके, इट इंक्लूड वुड,
ओके, लकड़े का इस्तेमाल होता है। सीवेज, सीवेज मीन्स थोड़ा सा हम बोलते हैं ना एनिमल डंग वगैरह, तो वो उसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल गोबर गैस प्लांट, डू अंडरस्टैंड? गोबर गैस प्लांट यस मैम। बनाया जाता है तो Yes, ma'am. उसका इस्तेमाल Yes, होता ma'am. है, गोबर का इस्तेमाल होता है, सीवेज उसको बोलते हैं जो। एंड एथनॉल विच कम फ्रॉम द कॉर्न, की एथनॉल होता है वो पर्टिकुलर क्रॉप्स में से ही आपको मिलता है, जैसे कि कॉर्न में से और दूसरे अदर प्लांट से जिसका मैंने नाम नहीं लिखा है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, रिन्यूएबल पावर इज बूमिंग एंड एज इनोवेशन ब्रिंग्स डाउन द कॉस्ट एंड स्टार्ट्स टू डिलीवर ऑन द प्रॉमिस ऑफ क्लीन एनर्जी फ्यूचर। रिन्यूएबल जो पावर होते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि हाइड्रो पावर, कि जियोथर्मल पावर, बायोमास एनर्जी, ये जो होते हैं वो उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है कि उसका इस्तेमाल जो एनर्जी है, फॉर एग्जांपल जो फ्यूचर में उसको जो एटमॉस्फेयर होने वाला है तो उसको सही से या क्लीन, ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रह सके, उसके लिए वो एनर्जी को फ्यूचर में बचा के रखने के लिए और अच्छी क्लीन एनर्जी देने के लिए रिन्यूएबल पावर का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकन solar energy, sorry, American solar and wind generation are breaking the records being integrated into the national electricity grid without compromising reliability. ओके, तो अमेरिका का जो इंटेंशन है कि अमेरिका ने क्या किया, उसकी जो सोलर एनर्जी और उसकी जो विंड एनर्जी है, तो उसके सारे जो अभी तक के जो रिकॉर्ड थे, मीन्स उन्होंने क्या बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर काम किया और इस तरह से काम किया कि वो जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलते हैं ना पावर सप्लाई या पावर एब्जॉर्व करने का या पावर एनर्जी का काम कहाँ पे होता है, अमेरिका में होता है। उन्होंने फिर नेचुरल रिसोर्स के बारे में नहीं सोचा। डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस मैम। Yes, समझ, ma'am. सही में बताइए, आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? मुझे बताइए सही में। हाँ मैम आ गए। ओके, Yes, ma'am. कैवल्य समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. अमेरिका ने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमको पता है कि अमेरिका एक हाई टेक्नोलॉजी वाला देश है, जापान हाई टेक्नोलॉजी वाला देश है, चीन हाई टेक्नोलॉजी वाला देश है, तो वहाँ पे ज़्यादा क्या होता है इस्तेमाल, इलेक्ट्रिकल पावर होता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लालच, उन्होंने क्या किया, लालच बुरी बला है, तो उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए क्या किया, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो होती है, जैसे अभी हमने बोला, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया और दे बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग रियलिटी, कि अगर इसका लाइफ में, उसकी रियल लाइफ में कैसी इम्पैक्ट होगी उसका उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं, उसने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया। So do you understand this point? Do you यस मैम। understand? Okay. Yes, ma'am. This means that, Ma'am. Ma'am. yes, this means that the renewables are increasing, displacing dirty fossil fuels in the power sector and offering the benefit of lower emission of carbon and other types of pollution। कि जैसे हम सबको पता है इलेक्ट्रिक पावर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से क्या होता है, डर्टी फॉसिल फ्यूल स्टार्ट होता है। ओके, फॉर एग्जांपल कोई वायर जल जाए तो उसका धुआं कैसा होता है, उसका स्मेल कैसा होता है, अच्छा होता है? अगर नहीं, कहीं पे, गंदा होता है और धुआं भी गंदा काला होता होता है उसका। ओके, फॉर एग्जांपल कहीं पे, फॉर एग्जांपल हम बोले कि बिजली के खंभे, अभी अभी का जो रिसेंट का जो कोविड-19 में हमारे यहाँ पे 3 जून पे आ गया, ओके, साइक्लोन, जिसकी वजह से सब तार टूट गए थे, तो वो जो तार टूटे, जो शॉकिंग हुआ, ओके, शॉक लगता है वगैरह, कि जो उसकी वजह से एक एयर पोल्यूशन भी होता है, उसका जो मटेरियल होता है उसकी वजह से वेस्ट, ई वेस्ट भी होता है, और तीसरा होता है
कि उसका जो स्मेल होता है और जो उसकी वजह से क्या होता है, जो स्मेल होता है इसके लिए वो कार्बन स्टार्ट होता है, कार्बन कार्बन क्रिएट होता है वहाँ पे। ओके, कार्बन स्टार्ट होता है, कार्बन क्रिएट होता है। बट नॉट ऑल द सोर्सेज ऑफ एनर्जी मार्क एज द रिन्यूएबल एंड बेनिफिशियल टू द एनवायरमेंट। कि जैसे अभी बोला कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है या सॉरी एनर्जी है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, वो सभी फिर से रिन्यूएबल होगी ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, बायोमास एंड लार्ज हाइड्रो electric dams create the difficult trade-offs when considering the impact of wildlife, climate change and other issues। कि जब हम बायोमास की बात करते हैं, बायोमास एनर्जी, ओके, तो बायोमास एनर्जी की बात करते हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स की बात करते हैं, तो उनको जब क्रिएट किया जाता है और उनकी वजह से अगर वो डैमेज होता है तो उसकी वजह से जो उसकी इम्पैक्ट दिखाई देती है, तो हमें उसकी इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ में दिखाई देती है। ओके, फिर क्लाइमेट चेंज में दिखाई देती है और अदर इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। कि फॉर एग्जांपल कि कहीं पे भी फॉर एग्जांपल अगर कुछ डेड बॉडीज, ओके, या एनिमल ऑर्गन्स कहीं पे दफनाए गए हैं, उसको हम बोलते हैं कि ओपन प्लेस में दफनाए गए हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं कि प्लॉटिंग वगैरह नहीं है, ओपन प्लॉट में उसमें दफनाए गए हैं, तो उसका स्मेल आएगा, उसका इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। डेड बॉडी दफनाया गया है, ऑर्गन्स एनिमल के दफनाए गए हैं, तो उसकी इम्पैक्ट दिखाई देती है, उसका गैस रेडी होता है या कुछ ऐसा होता है, नहीं नहीं होता है। ओके, नहीं फॉर मैम, एग्जांपल, लेकिन नहीं मैंने मैम, नहीं जैसे होते। कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि डेड बॉडी कल मैंने आपको बताया कि डेड बॉडी को क्यों जल्दी से निकाल देते हैं, क्यों निकाल देते हैं, क्यों निकाल देते हैं डेड बॉडी को घर जो में से क्यों डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, तो वो उसकी वजह से कि फॉर एग्जांपल वो जो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है उसमें से स्मेल आता है, फिर एयर पॉल्यूशन होता है, उसके कुछ केमिकल्स फॉर एग्जांपल जो फैक्ट्री में बड़े बड़े फैक्ट्री में जो धुआं निकलता है, तो आपको क्या लगता है वो धुएं में फॉर एग्जांपल बहुत सारे केमिकल्स होंगे या बहुत सारा डस्ट भी होगा। ओके, तो इसकी वजह से ह्यूमन लाइफ पे और एनिमल लाइफ पे या वाइल्ड लाइफ पे उसकी इम्पैक्ट दिखाई देती है, हाँ दिखाई देती है। मैम। ओके, Yes. हाँ, Yes. तो यही यस मैम। यही बात यहाँ पे बताई गई कि हर जो एनर्जी रिसोर्सेस है, एनर्जी जो रिसोर्सेस है वो हर जगह से कि एटमॉस्फेयर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं है। ओके, then here's what you should know about the different types of renewable energy resources and how you can use these emerging technologies at at your own home। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम भी क्या हो रहते हैं, एडिक्ट होते जाते हैं, एडिक्ट होते रहते हैं। एडिक्ट किस चीज़ के एडिक्ट हो रहे हैं अभी हम, टेक्नोलॉजी के एडिक्ट हो रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपका कोई पुराना मोबाइल होगा, ओके, कितने हाँ मोबाइल मैम। चेंज किए अभी तक के, बहुत सारे चेंज किए होंगे। ओके, तो कभी कभी हम वो वैसे ही डाल देते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल टीवी टूट गया है या पुराना पुराना टीवी हो गया है, तो उसको हम ऐसे ही बंगार में डाल देते हैं। एम आई राइट, एम आई राइट। यस मैम। तो उसका हम क्या यस क्या क्रिएट कर रहे हैं, ई वेस्ट तैयार कर रहे हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम तैयार कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो डस्ट होता है घर में, जो डस्ट होता है, तो उसका कैसा होता है, ड्राई और वेट। ओके, तो उसको हम फॉर एग्जांपल पेपर है, तो पेपर को जा सकता है, या कुछ ऐसा होता है कि कुछ डस्ट को उसका वेस्ट में से बेस्ट बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, जो पॉलीथीन बैग होता है उसका, तो ये जो ई वेस्ट है उसका फिर से रिन्यूएबल हो सकता है, उसको फिर से वापस इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, उसका वापस इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं किया जा नहीं। सकता। ओके, ओके, मैं अभी क्या बोल रही हूँ, जिसका भी ऑडियो अभी बीच बीच में जो आवाज़ आती है ना घर की, जरा ऑडियो म्यूट कीजिए। आपने ये पहला डेमो देखा ही होगा। ओके, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो कल हम और बात करते हैं इस पर, ठीक है? आज के लिए इतना ओके काफ़ी है। मैम। ओके मैम। ओके। ओके मैम। Okay, ma'am.